नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और आज की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। 94,000 पदों पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। 94,000 पदों पर शिक्षकों की होगी बहाली। बड़ी खबर, बहाली प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। और इससे अलावा जो जानकारियां आ रही हैं कि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है और अगले 2 दिन में बहाली की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। ओपन कैंप के जरिए काउंसलिंग होगी और इसके अलावा जो तिथियों का ऐलान है वो होगा। ओपन कैंप के जरिए काउंसलिंग होगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर वेब पोर्टल जारी होगा और पोर्टल पर अभ्यर्थियों को अपलोड करना होगा प्रमाण पत्र। तो ये शिक्षा विभाग का अहम फैसला, बड़ा फैसला। लगातार शिक्षकों का प्रदर्शन जारी था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन शिक्षकों ने हार नहीं मानी, डटे रहे और सरकार को आखिरकार विचार करना पड़ा। हालांकि इस दरमियान न्यूज 18 बिहार झारखंड का कैमरा इन्हें कवर करता रहा, हर वो खबर सरकार तक पहुंचाता रहा। तो आज ये फैसले के आने के बाद शिक्षक बेहद खुश हैं। एक दूसरे को उन्होंने मिठाई जरूर खिलाई है, लेकिन कई बातें हैं, मन में कई शंकाएं हैं, जिसे लेकर उन्होंने रिएक्शन भी दिया है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन का असर हुआ है तो एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। लगातार 10 दिनों से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार से गुहार कर रहे थे, मांग कर रहे थे। इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ, शिक्षक चोटिल भी हुए और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो बने हुए हैं। लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और सीएम नीतीश कुमार ने जो शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था उस पर मुहर लगा दी है कि शिक्षक बहाली रद्द नहीं होगी और शिक्षक बहाली होगी। यानी पूरी प्रक्रिया जो है उसमें थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। ये बताया गया है कि अब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको डेवलप करते हुए ये पता चल सके कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्रूव्ड कर सके, कोई फर्जी अभ्यर्थी तो बहाल नहीं हो रहा। इसको लेकर कुछ डेवलपमेंट जरूर हुआ है, लेकिन बहाली हो रही है। शिक्षा विभाग ने पूरी खबर पर मुहर लगा दी है। हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, कि आखिर 10 दिनों का जो आंदोलन है आप लोगों का कितना असर दिखा। सर, सबसे पहले तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारी मांग को सुने हैं और हमारी मांगों पर विचार किए हैं। लेकिन एक बात न्यूज 18 के माध्यम से मैं उनके पास पहुंचाना चाहूंगी कि जब तक हमारी शेड्यूल जारी नहीं हो जाती है, हमको लेटर नहीं मिल जाता है, तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग लगातार 10वां दिन जो है हम लोग यहाँ पर गर्दनी बाग में बैठे थे अपनी मांग को लेकर के, और हमारी मांग पर उन्होंने सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक विभाग की तरफ से ऑथोरिटी रूप से लेटर नहीं आ जाता है तब तक हम लोग बैठेंगे। हम तो सबसे पहले नीतीश जी और शिक्षा मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारी भावना को समझे हैं सर। और जहाँ तक आंदोलन की बात है सर, जहाँ तक आंदोलन की बात है तो हम उनसे यही कहेंगे कि जब तक हम लोग का शेड्यूल जारी नहीं हो जाता है, ओपन कैंप का हम लोग का लिखित में नहीं मिल जाता है, तब तक तो सर हम लोग यहाँ से उठना। न्यूज 18 ने सूचना दे दी है और प्रसारण हो गया है कि बिहार में शिक्षक बहाली रद्द नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? इसका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 वाले को भी और शिक्षा मंत्री का भी और खास करके माननीय श्री नीतीश कुमार जी का भी। तो ये डिमांड था इन लोगों का। सबसे पहले बता दें आपको कि ओपन कैंप लगाकर जो काउंसलिंग है उसको किया जाए, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। शिक्षा विभाग के पत्र का इंतजार हो रहा है। जैसे ही पत्र जारी हो गया, अभ्यर्थी बता रहे हैं कि हम लोग धरना खत्म कर देंगे, यानी आंदोलन पर विराम लग जाएगा। जाहिर है लगातार 10 दिनों से जो आंदोलन था वो आंदोलन फिलहाल जो असर है उसका देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार। इधर बीजेपी के मिलन समारोह की अगर बात करें तो 21 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। पूर्व सांसद और लालू प्रसाद यादव के करीबियों में से एक सीताराम यादव, इसके अलावा पूर्व विधायक नगीना देवी, कांग्रेस नेता अनीता यादव, पटना की डिप्टी मेयर मीरा देवी, पूर्व डिप्टी मेयर संतोष मेहता के अलावा कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो फिर सवाल है कि क्या बीजेपी की नजर आरजेडी के माई समीकरण पर है? पटना में बीजेपी का मिलन समारोह हुआ। मिलन समारोह में 21 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व सांसद और लालू यादव के करीबी सीताराम यादव, पूर्व विधायक नगीना देवी, कांग्रेस नेता अनीता यादव,
पटना की डिप्टी मेयर मीरा देवी सहित कई बड़े नाम बीजेपी में शामिल हुए। यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं, जिनके कारण आप सब आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। ये तो अब शुरुआत हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बना के बिहार में एनडीए की जो सरकार आने वाले 5 साल में नीतीश जी के नेतृत्व में चलेगी, उसको सफल बनाने के लिए काम करेंगे। बड़ी बात है कि बीजेपी में शामिल होने वालों में 8 नेता यादव समुदाय के हैं। उसमें भी सीताराम यादव जैसे लालू प्रसाद के करीबी भी हैं। तो क्या ये माना जाए कि आरजेडी का एमवाई अब बीजेपी का भाई होता जा रहा है? क्या ये माना जाए कि आरजेडी के माई को अपना भाई बनाने में बीजेपी जुट गई है? क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन जैसे बड़े नेता को बिहार विधान परिषद भेजकर अल्पसंख्यक समुदाय को ये मैसेज दे दिया है कि शाहनवाज को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी तरफ एक साथ इतने यादव नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ये बताता है यादव समाज के लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या चाहे कांग्रेस हो, इन दलों के कार्यकर्ताओं को महसूस हो रहा है इस देश के अंदर और बिहार के अंदर अगर कोई पार्टी जनता की सेवा कर सकती है, काम कर सकती है जनता के लिए, विकास के लिए, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे बताने के लिए काफी हैं। यादव समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा। उसके बाद बीजेपी ने यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय को केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाकर ये बता दिया कि यादव मतलब सिर्फ लालू प्रसाद और उनका परिवार नहीं होता। यानी आरजेडी की एमवाई का बीजेपी का भाई बनना शुरू हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर मुंगेर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजफर शमशी को अपराधियों ने कॉलेज गेट के पास गोली मार दी है। हमले में गंभीर रूप से घायल बीजेपी नेता को इलाज के लिए पटना लाया गया है। पुलिस ने जमालपुर कॉलेज के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुंगेर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजफर शमसी को अपराधियों ने कॉलेज गेट के पास गोली मार दी। हमले में गंभीर रूप से घायल बीजेपी नेता अजफर शमसी को पटना रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने जमालपुर कॉलेज के प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता को दिन दहाड़े मारी गोली। जिंदगी की जंग लड़ रहे अजफर शमसी। विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। कल तक जिन्हें आप टीवी डिबेट में देखते थे, वो फिलहाल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अपराधियों ने मुंगेर के जमालपुर कॉलेज के गेट पर बीजेपी प्रवक्ता अजफर शमसी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अजफर शमसी को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जिन्हें डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। बहुत से लड़का लोग स्टूडेंट लोग था बहुत सा, तो सर उतर के गया, बोले गाड़ी घुमाओ जी। हम गाड़ी घुमाने के लिए जैसे मुंह करवे किए, 2 फायर हुआ। 2 फायर हुआ तो भगदड़ हो गया। बहुत सा लड़का लोग भागा तो सर अशोक पोद्दार उधर से आए, इधर सर गिरे हुए। पुलिस ने जमालपुर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ललन प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही कॉलेज का प्रभार लेने को लेकर अजफर शमसी से ललन प्रसाद का विवाद हुआ था। इनका तुरंत हम लोगों ने बयान दिया और बयान के क्रम में प्रकाश में आया है कि कॉलेज के ही जो एक्टिंग प्रिंसिपल है ललन प्रसाद सिंह करके हैं, उनके साथ इनका रनिंग केस चल रहा था कॉलेज के प्रभार को लेकर, और उन्होंने कुछ वित्तीय अनियमितता भी की थी, जिसको लेकर ये हो रहा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अजफर शमसी पर हुआ हमला निश्चित रूप से चिंताजनक है, लेकिन पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। अभी हमारी बात हुई है, डीजीपी से भी बात हुई है, वो भी अभी सेफ है। बिल्कुल बहुत दुखद है, और मेरी खुद बात हुई है और अभी कार्रवाई तुरंत हो रही है। पटना उनको रेफर किया है। हम सब दुआ करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। बिहार में कानून का राज है, कोई इस तरह की हरकत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमला बीजेपी प्रवक्ता पर हुआ है। सरकार भी बीजेपी और जेडीयू की है, लिहाजा विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है।
इस स्थिति में बिहार का भला भगवान ही करे। कोई सुरक्षित नहीं है। हर कोई जब घर से निकलता है तो परिजन संशय में रहते हैं कि वापस लौटेगा, सुरक्षित कीजिए, लौटेगा। मुख्यमंत्री से तो मैंने ये नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दीजिए। गृह मंत्रालय आपसे नहीं संभल रहा है, गृह मंत्रालय से कम त्याग पत्र दे दीजिए। जनता के हित में नहीं दिए चलेगा, कम से कम आप अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और जनप्रतिनिधियों के हित में तो दे दीजिए। बीजेपी नेता अजफर शम्सी के बयान पर पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन दिन दहाड़े किसी नेता पर जानलेवा हमला होना कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा जरूर करता है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा, पटना से शैलेंद्र, रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ दिल्ली से विनीत की रिपोर्ट। और खबर है कि अजफर शम्सी को इलाज के लिए पटना के पारस अस्पताल में लाया गया है। उन्हें 2 गोलियां लगी हैं और पटना आने वाले डॉक्टर से बात की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। भाजपा प्रवक्ता अजफर शम्सी को गोली लगने के बाद पारस में एडमिट किया गया है। मुंगेर से उनको रेफर किया गया था और उसके बाद इसी अस्पताल में उनको लाया गया है। ये पारस अस्पताल है और यहाँ पर इन्हें अब एडमिट कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर लाए गए हैं और इसी एम्बुलेंस के जरिए वहाँ से जो अजफर शम्सी साहब हैं उनको यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि आज गोली उनको लगी थी और उसके बाद उनको यहाँ पर रेफर किया गया है। इसी एम्बुलेंस से आप देखिए मुंगेर से वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर उनको जो लेकर आए थे, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं जो इस एम्बुलेंस में उनके साथ आए हैं, हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब आलम हुआ। कैसी स्थिति है अभी? स्थिति अभी जो गोली लगी है उनको, तो गोली 2 साइडों पे है, एक एब्डोमेन में है और एक लेफ्ट पैराइटल में अप्रोक्सीमेटली लगा हुआ है। तो उनको जो हालत, तो स्थिति नाजुक बनी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि बीपी है उनका NR हो गया था, नॉन रिकॉर्डेबल। तो उसके बाद फिर रास्ते में हम लोग ICU एम्बुलेंस से, क्योंकि ये एम्बुलेंस मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल का है और हम और डॉक्टर फैज सर हैं जो सदर हॉस्पिटल में हैं, ये दोनों आदमी मिल करके जो है उनको रास्ते में मैनेज करते हुए किसी तरह। रास्ते में तबीयत खराब रास्ते में इनकी कंडीशन और बिगड़ गई थी, वोमिटिंग स्टार्ट हो गया था और बीपी इनकी नहीं मिल रही थी। तो उस कंडीशन से इनको उबारा गया और हम लोग बहुत हद तक एक अपनी कोशिश किए हैं बेहतर से बेहतर काम करने का और इनको अब पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया इमरजेंसी में। बाकी यहाँ के डॉक्टर साहब लोग फिर जो फर्दर करेंगे वो अपना, तो स्थिति नाजुक ही माना जाए इसको। बिल्कुल, तो स्थिति नाजुक जैसा कि खुद डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मुंगेर से वही लेकर आए हैं, इसी एम्बुलेंस के जरिए उनको लाया गया है और अब पारस में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो डॉक्टर वहाँ से इनको लेकर आए हैं उनका कहना है कि स्थिति अभी नाजुक है उनकी और 50-50 चांसेज अभी उनकी बनी हुई है। हालांकि जो इलाज है वो पारस में अब उनका शुरू हो चुका है। कैंपसन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए, इस पर जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जो नेताओं का बयान आ रहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस तरह से सरकार पर विपक्ष सवाल उठा के क्या बताना चाहती है? देखिए, बिहार में सुशासन का राज है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी जहां भी होंगे उनको जेल की शिक्षों में जाना होगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने पिता की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और इसके बाद बिहार की सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष तेज प्रताप यादव के अभियान को पॉलिटिकल स्टंट करार दे रहे हैं तो महागठबंधन इसे जायज ठहरा रहा है और स्वास्थ्य के आधार पर लालू प्रसाद को रिहा करने की मांग की जा रही है। लालू प्रसाद यादव जी एक लॉ के तहत जेल के अंदर है। ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती किसी ने बंद किया है, उन्होंने क्राइम किया है इसलिए उनको जेल भेजा गया है और उनको जुडिशियरी के पास ही पावर है उनको रिलीज करने का और कोई तरीका नहीं है। ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है, पूरी तरह से जो है राजनीतिक रूप से लाभ लेने का काम कर रहे हैं। लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है, आर्थिक अपराध के उनके ऊपर लगा हुआ है और मुझे लगता है कि न्यायालय, ये फैसला न्यायालय के जिम्मे है। माननीय न्यायालय का सम्मान है, बावजूद वो आधा से अधिक सजा काट चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई कानूनी पहलू है जो उन्हें रिहा किया जा सकता है तो करना चाहिए। तेज प्रताप जी जन भावनाओं को देखते हुए, बिहार की जनता नहीं देश दुनिया की जो गरीब शोषित वंचित है वो चाहते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिलनी चाहिए। तो सियासी चर्चा अलग बात है, वहीं जब हमने कानूनी पक्ष जानने की कोशिश की तो जानकारों ने बताया कि सजायाफ्ता को छोड़ने के लिए इस तरह का प्रावधान नहीं है। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को सिर्फ संविधान में पावर दिया गया है
कि वे अप्रोप्रिएट केसेस में किसी को क्षमादान दे सकते हैं। तो क्षमादान तभी होता है जब कैपिटल ऑफेंसेज में पनिशमेंट डेथ का होता है। ये कोई सीआरपीसी का अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं है, महामहिम जी का जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में अपील के गुण दोष पे विचार होता है, लेकिन महामहिम जी को क्षमादान है, वो किसी को क्षमादान दे सकते हैं, वो किसी का अपील नहीं अलाउ कर सकते हैं, किसी को बेल नहीं दे सकते हैं। 26 जनवरी की दोपहर को दिल्ली में किसानों के नाम पर जमकर हुड़दंग हुआ। अराजक तत्वों ने लाल किले पर चढ़कर धार्मिक झंडा फहराया, सुरक्षा बलों से मारपीट की और हर तरफ अराजकता फैला दी। इसे लेकर बिहार के किसान क्या सोचते हैं, यह भी हमने जानने की कोशिश की। किसान खेतों के बजाय सड़कों पर उतरे तो सवाल खड़ा होता है। अगर किसान के हाथ में कुदाल की जगह तलवार दिखाई पड़े तो सवाल खड़ा होता है, और किसानों के ट्रैक्टर अगर खेतों के बजाय सरपट सड़कों पर दौड़े और पुलिस को कुचलने की कोशिश करे तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। 26 जनवरी 2021 की तारीख को देश के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। किसानों के नाम पर दिल्ली में जो उत्पात हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। दिल्ली में जब दंगई लाल किला पर चढ़ रहे थे तब भी बिहार के किसान खेतों में थे। यहाँ पे किसान जो है वो सुबह सुबह अपने खेतों में जिस ढंग से किसानी करते नजर आ रहे हैं। बिहार के किसानों का कहना है कि किसानों के हाथ में कुदाल अच्छी लगती है, तलवार नहीं। जैसा कि मैंने कल देखा, हम लोगों ने सभी लोगों ने, और यह बहुत ही निंदनीय रहा कल का सीन देख के कि लाल किला इतना ऐतिहासिक जिसको हम लोग मानते हैं, आज इतने सालों से हम लोग वहाँ झंडा फहरा रहे हैं और वहाँ पे किसान तलवार लेकर, और ये किसान के हाथ में कुदाल अच्छा लगता है, तलवार अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग आंदोलन नहीं, हम लोग भाई कमाने खाने वाला आदमी है। किसान तो खेती करने के लिए करता है, किसान का काम नहीं है कि रोड पे उतर जाए और रोड पे उतर के, मुझे नहीं लगता है कि वो काम हमारे किसान भाइयों का है। पटना के किसानों का कहना है कि जो लोग मंगलवार को दिल्ली में उत्पात मचा रहे थे वो किसान हो ही नहीं सकते। उसको तो कहेंगे कि जितना भी सजा कम है, भारत माता का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है, हमारा अपमान हुआ है, आपका अपमान हुआ है, आप ही समझ सकते हैं। किसान जो है वो अपने खेत पर होगा, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वे राजनीतिक प्रेरित और सरकार का अपमान करने के लिए वो लोग दिल्ली में धरना दिए हुए हैं। जमुई के किसानों ने दिल्ली की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। किसानों ने कहा कि दिल्ली में उत्पात मचाने वाले लोगों ने उस ट्रैक्टर को भी दागदार बना दिया जिसकी मदद से किसान अन्न उपजाते हैं। जमुई जिले का ही बरहट प्रखंड है और बरहट प्रखंड के खेत में, एक खेत में देख सकते हैं कि किसान इस ट्रैक्टर का उपयोग खेती में कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस ट्रैक्टर का उपयोग जहाँ होना चाहिए वहाँ पर हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, देख रहे हैं कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल आप लोग यहाँ पर खेती में कर रहे हैं। ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती में करने के लिए ही ट्रैक्टर बना है। किसान को उतना फुर्सत है कि आंदोलन करे। अगर बिहार के किसान, बिहार के मजदूर अगर पंजाब और हरियाणा नहीं जाता तो उन लोगों का किसानी हो सकता था, उनका किसानी नहीं होगा। दिल्ली की घटना पर खगड़िया के किसान भी काफी आहत हैं। 100% गलत हुआ। कल गणतंत्र दिवस था, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कल जो हुआ है। अगर किसान होते तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो डंडा, तलवार, भाला, फरसा लेके वहाँ पर अपना नृत्य कर रहे थे। किसान थोड़ी आंदोलन करने वाला, अगर वो किसान रहता तो लाल किला पर झंडा पहले फहराता। वो सब जो कर रहा है वो सब उपद्रवी है। दिल्ली में किसानों के नाम पर हुए उपद्रव को लेकर गोपालगंज के किसान भी गुस्से में हैं। किसानों का कहना है कि खेतों में काम करने वाले किसान कभी कानून नहीं तोड़ सकते हैं। चोल में ये लोग किसान नहीं है, ये लोग तो देश के बांटने वाले दुश्मन हैं। फंडिंग कहीं से अलग हो रहा है, ट्रैक्टर पर डीजल भरवा करके जानबूझ करके 26 जनवरी के लोग परेशान। ये लोग किसान नहीं है और न किसान के हित की बात करते हैं। ये अपने जो है सो बाहर से कुछ आयात कुछ हो रहा है जिसके सौ पर ये लोग काम कर रहे हैं। बिहार के किसान 26 जनवरी को भी अपने खेतों में थे और आगे भी खेत में ही रहेंगे, क्योंकि दंगा करने वाले कभी किसान नहीं हो सकते और न किसानों के पास इतना समय है कि वो खेत के बजाय सड़क पर ट्रैक्टर दौड़ाएं।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, जमुई से केसी कुंदन, खगड़िया से दिग्विजय और गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।